जैन विश्व भारती संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी बीए क्लास सेकेंड ईयर नॉन वायलेंस एंड पीस अहिंसा एवं अणुव्रत यूनिट थर्ड का अगला भाग टॉपिक जो नैतिकता और क्रांति का नया आयाम। इसमें आज हम क्रांति का अर्थ एवं प्रकृति को हम देखेंगे। अर्थ एवं प्रकृति से यहाँ का क्रांति का जो तात्पर्य है कि क्रांति अपने आप में एक परिवर्तन है। एक क्रांति का जो अर्थ मूल रूप से लिया जाता है वो परिवर्तन के रूप में लिया जाता है कि कोई भी, चाहे औद्योगिक परिवर्तन है, चाहे राजनीतिक परिवर्तन है, चाहे सामाजिक परिवर्तन है या आर्थिक परिवर्तन है, उस व्यवस्था में, उस स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है वह क्रांति कहलाती है। क्रांति की प्रकृति से यहाँ तात्पर्य हम देख सकते हैं कि क्रांति कई तरह की हो सकती है। क्रांति यहाँ सामाजिक क्रांति भी हो सकती है, क्रांति यहाँ औद्योगिक क्रांति भी हो सकती है, क्रांति राजनीतिक भी हो सकती है, और क्रांति अपने आप में एक नया युग या एक नए जो एरा की जो हम बात करते हैं, एक नए एक युग या एक एलाइट समूह को एक नए रूप में बताने के लिए भी क्रांति का प्रयोग किया जाता है। क्रांति यहाँ क्रांति शब्द से जो तात्पर्य या जिसका अर्थ जो बताया गया है वह परिवर्तन है। जैसा कि हम इससे पूर्व देख चुके हैं कि जहाँ बात व्यक्ति में, जहाँ नैतिकता की बात आती है, जहाँ उसमें दया, प्रेम, मैत्री, करुणा की बात आती है, तो वह भी अपने आप में एक शारीरिक परिवर्तन है, एक मानसिक परिवर्तन है, और व्यक्ति अपने आप इन परिवर्तनों में ढलकर एक नए युग की ओर बढ़ता है। क्रांति यहाँ बात करें, जब व्यक्ति श्रम पर आधारित कृषि करता था, श्रम पर आधारित उद्योग धंधे जो चलते थे, धीरे धीरे उनमें जब एक 19वीं सदी से पूर्व जिसे हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति आई, तो वहाँ मशीनीकरण अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया। मशीनों के अत्यधिक मात्रा में बढ़ने के कारण धीरे धीरे हमारे जो श्रम था वह घटता गया और मशीनें बढ़ती गई। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ चारों ओर औद्योगिक प्रगति हो रही है वहाँ सामाजिक दुष्प्रभाव भी बढ़ रहे हैं। आज औद्योगिक क्रांति के कारण एक परिवर्तन, एक नया युग आया है जहाँ हमें हर चीज़ रेडीमेड बनी बनाई मिलती है, मशीनों के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है, मजदूरों का वहाँ शोषण किया जाता है। और एक नए युग में जहाँ पूरे दिन में एक मजदूर कहीं जो काम करता था वह काम अब कुछ सेकंड, कुछ घंटों में वह मशीन कर देती है। तो उससे उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन उससे विकृतियां भी पैदा हुई है। आज जहाँ हम औद्योगिकरण की बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति भी अपने आप में विश्व में एक परिवर्तन जो लाया है, विश्व में जो परिवर्तन जो किया है वह उसका एक परिणाम हमारे सामने आज वर्तमान में भी हम देख सकते हैं। क्रांति की प्रवृत्ति से तात्पर्य यहाँ जहाँ उसकी सामाजिक प्रवृत्ति है, समाज में, धर्म में, अर्थ में और राजनीतिक, ये जो मूल रूप से जो प्रकृति देखी गई है, इनमें जो सामाजिक परिवर्तन की बात जब हम करते हैं तो वहाँ समाज में व्याप्त बुराइयाँ या समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास या समाज में जो विकृतियाँ जो बनी हुई है, उन विकृतियों को दूर करने के लिए वहाँ क्रांति की आवश्यकता रहती है। समाज में वह व्यक्ति जो उन विकृतियों से रूढ़ होकर, विकृतियों से दूर हटकर, जो उनके खिलाफ रहकर जो कार्य करते हैं, वही अपने आप में एक क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ राजनीतिक क्रांति से भी यही तात्पर्य है। राजनीतिक जो स्तर पर जो एक नया, जो लोगों में एक नया जोश, एक नई उमंग या एक नई सत्ता या एक सरकार जो निर्माण किया जाता है, उसमें एक राजनीतिक क्रांति के रूप में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए उस राजनीति में भी एक क्रांति लाई जाती है जिससे एक नए युग का निर्माण हो सके। जैसा कि वर्तमान में हम देख सकते हैं कि राजनीति में जो बीजेपी सरकार, जिसके द्वारा एक क्रांति के रूप में वह फैली और उसने एक अविस्मरणीय परिणाम भारत में लाए और एक सरकार का निर्माण किया, और इस क्रांति के पीछे उसके नायक जो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए, उन्हें इसका श्रेय दिया गया। तो यह भी एक अपने आप में राजनीतिक परिवर्तन है, जहां 50 वर्षों से जो सरकारें बन रही थी वह निरंतर गठजोड़ की सरकारों में बदलती गई और अब परिणाम ऐसा आया
कि एक परिवर्तन ऐसा आया जिससे राजनीतिक क्रांति एक पार्टी की रह गई और उसे किसी दूसरी पार्टियों का कोई समर्थन नहीं चाहिए। तो ये अपने आप में एक क्रांति का परिवर्तन कहा जा सकता है। क्रांति तथा उद्विकास। क्रांति उद्विकास से यहाँ क्रांति और उद्विकास दोनों शब्दों से यहाँ तात्पर्य है कि क्रांति अपने आप में एक परिवर्तन है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि क्रांति के द्वारा हम जितने भी व्याप्त बुराइयां हैं, चाहे वह समाज स्तर पर है या हमारे सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं समाज में क्रांति के द्वारा। आज चाहे वह शिक्षा के द्वारा हम एक जागृति ला सकते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पिछड़े व गरीब लोग हैं उन्हें एक आंदोलन के माध्यम से, एक क्रांति के माध्यम से उन्हें जगा सकते हैं। व्यक्ति आज वर्तमान समय में अपनी चाहे वह मांगे मनवाने के लिए भी वह क्रांति का सहारा लेता है। समूह में या समाज में ऐसा का व्यक्ति यदि करता है तो वह अपने आप को एक क्रांति का रूप दे सकता है और उस क्रांति के द्वारा वह अपनी मांगे मनवाने के लिए जो वाजिब हो तो वह सरकार के सामने रख सकता है और उस क्रांति के माध्यम से वह उसे प्राप्त कर सकता है। तो मूल रूप से ये देखा जा सकता है कि आज वर्तमान परिदृश्य में भी क्रांति अपने आप में एक मुख्य कारण रही है, एक परिवर्तन का कारण रही है। हम इतिहास को उठा के देख लें, इतिहास के पन्नों को यदि हम देखें तो हमारे सामने ऐसे अनेकों उदाहरण क्रांतियों के रूप में मिलेंगे जब सामाजिक परिवर्तन हुआ और सामाजिक परिवर्तन से ही एक नया उद्विकास हुआ। चाहे हम हमारे देश की आज़ादी को लेकर ले लें या उससे पूर्व अंग्रेजों से जो लड़ाइयाँ लड़ी उनको क्रांति को ले सकते हैं, या 1857 की क्रांति जो देश में एक लहर के रूप में थी, या उसके से पूर्व जो धार्मिक सुधार आंदोलन रहे हैं, या धीरे धीरे जब जिस भी युग में हम गए हैं, हर शताब्दी में ऐसा चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर रहा हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा हो, क्रांतियां हमेशा हुई है और हमेशा ही परिवर्तन आए हैं। चाहे वह समाज हो, चाहे वह व्यक्ति हो या देश हो, सभी परिवर्तित हुए हैं और एक नए समाज का उद्भव हुआ है। सामाजिक क्रांति के कारण, सामाजिक क्रांति के जो मुख्य कारण माने गए हैं वह समाज में जो लोगों की प्रवृत्तियां हैं, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनके कारण वे क्रांतियां हुई है। चाहे वहाँ हम युद्ध को ले सकते हैं या संघर्ष को ले सकते हैं या हिंसा के कारणों को ले सकते हैं, या इसके अलावा हम सामाजिक क्रांति में मूल रूप से ये देख सकते हैं कि वो कारण अपने आप में उस समाज को परिवर्तित करने के पीछे रहे हैं और क्रांति में निरंतर क्रांति के कारण उनमें भी परिवर्तन आया है। युद्ध या युद्ध जनित समस्याओं को यदि हम देखें तो समाज में ऐसे सामाजिक विकृति पैदा हो जाती है कि एक तबका, एक वर्ग वह उसको सहन करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन दूसरा जो वर्ग वह उसे स्वीकार नहीं करता। सामाजिक क्रांति में जहाँ एक निम्न वर्ग और उच्च वर्ग की बात की जाती है, वहाँ उस क्रांति का जो असर है वह निम्न वर्ग पर ज़्यादा देखा जाता है और उच्च वर्ग चूँकि वह उसमें पूर्णतया जुड़ा नहीं रहता, इसलिए वह उस वर्ग पर इतना अत्यधिक प्रभाव नहीं देखा जा सकता। आज समाज में कोई भी क्रांति, चाहे वह शिक्षा से जुड़ी हुई है, चाहे वह श्रम से जुड़ी हुई है, चाहे वह अंधविश्वास से जुड़ी हुई है, या अपने अधिकारों को लेकर जो हुई क्रांति है वह रही है, उसमें जो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय जो परिवार हैं उन्हीं को अत्यधिक फायदा मिला है और सामाजिक विकृतियां भी अत्यधिक मात्रा में वहीं पाई जाती है। यही माना गया है कि सामाजिक क्रांति की मुख्य रूप से जो विकृतियां हैं, जो विकृतियों के कारण जो दोष पैदा हो रहे हैं, वही इनके कारण बनते चले जाते हैं। सामाजिक क्रांति के प्रकार, सामाजिक क्रांति में मूल रूप से हम देखें तो जो कारण रहे हैं वह आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक यही कारण रहे हैं। आज समाज में जहाँ धर्म की बात करते हैं, जहाँ एक दूसरे के धर्म की श्रेष्ठता बताने के लिए एक दूसरे के धर्म को, जहाँ उसकी अपने आप को श्रेष्ठ या अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए हम लोग गलत राह पे चलते हैं और उन दोषों को दूर करने के लिए समाज में अनेक क्रांतियाँ हुई है। वे क्रांतियाँ निरंतर समाज में चलती रही है और निरंतर ही उन क्रांतियों के कारण धार्मिक परिवर्तन भी आए हैं।
सामाजिक स्तर पर अनेक जो समाज में जो दुराचार या ऐसा कह सकते हैं कि जो दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों के कारण वह अपने आप में एक क्रांति के रूप में रही है। और उन क्रांति अपने आप में उन दुर्गुणों को दूर करने के लिए समाज स्तर पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ जा रही है। उसके बाद आर्थिक दृष्टि से यदि हम देखें तो आज अर्थ का युग है। आज चारों ओर जहाँ श्रमिक संगठन और जहाँ बात करते हैं हम कि व्यक्ति, समाज और जो उद्योग, ये तीनों ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक दूसरे से आर्थिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। जहाँ श्रम की बात आती है तो वहाँ श्रमिक भी चाहिए, और जहाँ श्रमिक चाहिए वहाँ व्यवसाय या वह कार्य भी चाहिए जो उसे करने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए वह होना चाहिए। तो यहाँ मूल रूप से हम देखते हैं कि सामाजिक क्रांति में जहाँ अर्थ की बात है, अर्थ में यदि व्यक्ति को पूर्ण उसकी आवश्यकता के अनुसार वह कार्य नहीं मिल रहा, उसके आवश्यकता के अनुसार उसे पैसा नहीं मिल रहा, तो वह व्यक्ति वहाँ शोषित होता चला जाएगा और वह अपने आप धीरे धीरे उस औद्योगिक व्यवस्था से, उस आर्थिक व्यवस्था से निजात पाने के लिए वह क्रांति का रुख अपनाएगा। हमने देखा है अनेकों बड़े बड़े व्यवसायी, अनेकों बड़े बड़े औद्योगिक जो राजघराने, वह केवल उन क्रांतियों के तले दब गए जिनमें उन्होंने उन व्यक्तियों का, उस समाज के व्यक्ति लोगों का, उनका केवल उन्होंने स्वार्थ सिद्ध के दृष्टि से कार्य किया और उनका हित अहित नहीं देखा, तो वह अपने आप में एक कारण के रूप में सामने आया। सामाजिक क्रांति एक अपने आप में एक, जहाँ मुख्य रूप से जो इसके प्रकारों में हम राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन को देख सकते हैं, आर्थिक स्तर पर जो परिवर्तन आ रहा है, चाहे वह व्यवसाय हो, श्रम हो या अन्य उद्योग धंधों में जहाँ क्रांति के द्वारा जो परिवर्तन किया जाता है। उसके अलावा शिक्षा को हम ले सकते हैं, चिकित्सा को ले सकते हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ी है जो वह है सामाजिक जो कारण। सामाजिक कारण से यहाँ हम मान सकते हैं कि जो सामाजिक स्तर पर, जैसे जो समाज में उच्च निम्न जो वर्ग भेद है, जो जाति भेद है, जो धर्म भेद है, ये सारे के सारे उस समाज को अपने आप में नीचा करने या नीचा दिखाने के लिए यह सारी विकृतियां पाई जाती है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि उन सब से दूर हटने के लिए हमारे जितने भी सामाजिक दुराचार हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, वे बुराइयां दूर करने के लिए हम उनसे निजात लें। उनके निजात लेने के लिए उनके साथ हमें उस क्रांति में एक सहयोग करना पड़ेगा, एक परिवर्तन करना पड़ेगा, एक नए युग, एक नए समाज का निर्माण करना पड़ेगा जो इन सब विकृतियों से परे रहकर काम करे। आज हम हमारे जितने भी प्राचीन संत रहे हैं, चाहे हम राजा राम मोहन राय की बात लें या विवेकानंद को कहें या मीरा या कबीर की बात करें, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में क्रांति के रूप में काम किया, एक क्रांति पुरुष के रूप में वे रहे। जैसा महात्मा गांधी या आचार्य तुलसी को यदि हम वर्तमान दृष्टि से देखें तो इन्होंने समाज सुधार के लिए, समाज सुधार को एक क्रांति के रूप में उन्होंने काम लिया। आचार्य तुलसी का अणुव्रत की हम बात करें तो उन्होंने समाज में फैली व्याप्त बुराइयां, सामाजिक जो दुराचार, जो जितने भी बुराइयां थी, चाहे वह शिक्षा है, शिक्षा में कमजोरी या मदपान या फिर अन्य जितने भी आपराधिक जो प्रवृत्तियां थी, उन सबको दूर करने के लिए उन्होंने अणुव्रत आंदोलन को चलाया, एक क्रांति के रूप में चलाया और एक क्रांति पुरुष के रूप में उन्होंने कार्य किया। वह कार्य जहाँ आचार्य तुलसी ने प्रतिपादित किया, वहीं आचार्य महाप्रज्ञ ने भी उसी अहिंसा यात्रा के रूप में उसका नाम दिया। और इससे पूर्व हम यदि बात करें विनोबा भावे की करें या फिर महात्मा गांधी की करें, तो वह भी, उन्होंने भी सामाजिक परिवर्तन में, सामाजिक क्रांति के रूप में समाज को बदलने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। तो ये जो सामाजिक क्रांति के जो जनक कहे जा सकते हैं वह मुख्य रूप से माने गए हैं। क्रांति के प्रकार के बाद हम परिणाम की बात करते हैं। परिणाम से यहाँ क्रांति से वह परिणाम निकल कर आता है, वह एक नया मंथन के द्वारा एक नया जो उभर कर जो हमारे सामने परिणाम आता है, वह एक नवाचार कहलाता है। क्रांति अपने आप में यह किसी समस्या को लेकर भी हो सकती है, किसी दुराचार को दूर करने को लेकर भी हो सकती है। वह सामाजिक
जैसा मैंने पूर्व कहा कि समाज में ही क्रांति नहीं है, उसके अलावा भी उसके अन्य क्षेत्र गिने जा सकते हैं, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, या उसके अलावा आज वर्तमान समय में अनेकों अनेक मुद्दे हैं, उन पर क्रांति हुई है और क्रांति संभव है। आज क्रांति के परिणाम को यदि हम देखें तो ऐसी अनेक जो विकट समस्याएं थी, जिनका न कोई परिणाम था, न कोई निजात जिनसे मिल रही थी, वह आज क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। आज वर्तमान में अनेकों अनेक ऐसे कानून, अनेकों अनेक ऐसे जो संशोधन, वह क्रांति के कारण ही संभव हुए हैं। आज लोग जागरूक हैं, आज शिक्षा भी एक क्रांति के रूप में काम कर रही है। यहाँ चाहे ह्यूमन राइट की बात करें, वह भी अपने आप में क्रांति का एक कारण माना गया है। और परिणाम तो अत्यधिक मात्रा में हमारे सामने देखे जा सकते हैं। आज समाज सुधार की बात करते हैं, राजनीतिक सुधार की बात कर सकते हैं, या जो आज परिवर्तन आर्थिक युग में आ रहा है, जहाँ श्रम को लेकर, जहाँ उस श्रमिक के साथ वह व्यवस्था की गई है कि उसने हमेशा से उसके हित के लिए जो कार्य किया जा सकता है, वह आज परिवर्तन हमारे सामने मिल सकता है। धार्मिक परिणामों की बात करें तो आज धार्मिक परिणाम अपने आप में उन धार्मिक जो दोषों को दूर करते हुए आज सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखा जा रहा है। किसी की बुराई नहीं की जा रही है, किसी के साथ दुर्गुणों दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। यह सब उस सामाजिक क्रांति के ही कारण रहे हैं। क्रांति के परिणाम मूल रूप से यही देखे जा सकते हैं कि व्यक्ति को मनुष्य की दृष्टि से देखना, मनुष्य अपने कार्यों में किसी तरह की कोई बाधा ना आ पाए, और यदि कोई बाधा कहीं आती है तो उसका वह मिलकर निपटारा करें। यही एक सामाजिक क्रांति या एक सामाजिक क्रांति के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। क्रांतियाँ जैसे अनेकों अनेक स्तर पर, अनेकों बार और अनेकों जगह पर देखी गई है, और इसका सबसे जो बड़ी बात बताइए, वह परिणाम आज समाज सुधार के रूप में हम देख सकते हैं। नया आयाम, नया आयाम से मूल रूप से हम ये देख सकते हैं कि जो एक नया युग, एक नए युग के रूप में, एक नए ऐसा कहा जा सकता है कि नया एक युग, एक नए युग की दृष्टि से हम एक नए आयाम को, एक क्रांति के द्वारा जो बना है, क्रांति के द्वारा जो पैदा हुआ है, या क्रांति जिस पर टिकी हुई है, वह युग एक नया युग रहा है। आज क्रांति को हम भली भांति समझ सकते हैं। आज वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है, वह हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकर है या व्यवसायी है या अन्य कोई भी फील्ड में वह काम कर रहा है, तो वह अपने आप में एक नए युग के रूप में काम कर रहा है। एक नया आयाम, उसे नया एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और वह इस क्रांति के कारण नहीं। वह समय था जब एक मजदूर था और मालिक था, उनके मध्य इतना वर्ग विभेद था कि वे दोनों आपस में कभी भी मिल नहीं सकते थे। अर्थात दोनों की आय में इतना अत्यधिक फर्क था, दोनों के रहन सहन में, दोनों के समाज में, हर दृष्टि से वह दोनों इतने विभेद था कि वह दोनों समाज हमेशा संघर्षरत रहते थे। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में इन क्रांतियों के कारण ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह राष्ट्र जो जहाँ ये सब लोग कार्य करते हैं कि वहाँ उनमें आपस में किसी तरह का कोई संघर्ष या हिंसा हो। तो यह एक क्रांति के एक नए आयाम के रूप में हम देख सकते हैं। आज शिक्षा की बात करें, समाज सुधार की बात करें, या हमारे जो राजनीतिक सुधार हुए हैं उनके बारे में बात करें, या धार्मिक या आर्थिक सुधार हुए हैं, वो आज हमारे से छुपे हुए नहीं हैं। आज चाहे वह औद्योगिकरण को हम कह सकते हैं वह क्रांति के रूप में रहा, लेकिन आज वर्तमान स्थिति यदि उद्योगों के द्वारा ना होती तो वह नियंत्रण भी नहीं हो पाती। आज आर्थिक युग इतना सक्षम, आज आर्थिक युग इतना अपने आप में प्रबल ना होता तो हम ऐसा देख सकते थे कि वह भी अपने आप में कमजोर स्थिति में बना रहता। तो मूल रूप से यह क्रांति के परिणाम के रूप में आज जो नया युग हम देख रहे हैं, उसके पीछे जहाँ तक हम पूर्णतया बात करें तो वह एक नए युग के रूप में देखी जा सकती है। आगे जो हम बात करते हैं क्रांति के जो नए युग की, नए युग में जहाँ अंततः हम ये कह सकते हैं कि क्रांति अपने आप में एक अद्भुत
चमत्कार के रूप में देखी गई है। क्रांति अपने आप में एक विशाल एक परिवर्तन, एक बहुत बड़ा विशाल परिवर्तन के रूप में क्रांति देखी गई है। क्रांति अपने आप में एक ऐसा एक जो चमत्कार था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन आए और विश्व स्तर पर हम इन परिवर्तनों को आराम से देख सकते हैं। यह मूल रूप से जो बात कही गई है उसमें इनके द्वारा ये जो क्रांति के नए आयाम हैं या क्रांति के जो प्रकार हैं, कारण हैं, उद्विकास हैं, ये सब के सब उस क्रांति के द्वारा ही संभव हुए हैं जो इस विश्व में एक नई छाप बनाने में एक सभी संगठित होकर जिन्होंने काम किया है। क्रांति के मूल रूप से यदि देखा जाए तो क्रांति के विकास के साथ साथ एक नए आयाम के बाद हम देखें तो क्रांति एक नए रूप में लोगों के सामने आज आ गई है। आज वर्तमान समय में जहां हम औद्योगिकीकरण की बात करते हैं तो वहां हम इन संसाधनों से भी अछूते नहीं रह सकते। आज इलेक्ट्रॉनिक्स, आज कंप्यूटर, आज इंटरनेट, यह भी एक सूचना तंत्र, एक सूचना क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। आज भारत में बैठा व्यक्ति विदेश में किसी भी कोने में किसी भी जगह बैठकर अपने दूसरों से आमने सामने जैसे बैठ के बात की जा सकती है, वैसे वह बैठा इन तंत्रों के द्वारा उनसे बात कर सकता है। आज हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति इस जो सूचना तंत्र के द्वारा अपनी सूचनाएं आदान प्रदान कर सकता है, मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकता है, या अन्य अन्य जितने भी विश्व स्तर पर जो जानकारियां मिल सकती है, या विश्व स्तर पर वह रहकर अन्य तरह के जितने भी जो काम हैं वह भारत में बैठा बैठा संपादित कर सकता है। तो यह अपने आप में एक सूचना तंत्र के रूप में, क्रांति के रूप में, आज वह दिन हम नहीं भूल सकते जब एक सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कई दिन, कई महीने लग जाते थे, और आज वही हम सूचना पहुंचाने के लिए हम कुछ सेकंड का हमें टाइम लगता है और वह सूचना अगले तक पहुंच जाती है। तो यह भी अपने आप में एक सूचना क्रांति के रूप में हम देख सकते हैं। और यह सूचना क्रांति समाज में परिवर्तन लाने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज समाज में यदि हम बात करते हैं तो समाज के उन तत्वों को आगे बढ़ाने में, अपनी मांगों को आगे बढ़ाने में, अपने जो विचारों को रखने में, अपनी भावनाओं को रखने में यह तंत्र सर्वोपरि आगे रहा है। इस तंत्र के द्वारा यदि देखा जाए तो सामाजिक क्रांति अपने आप में एक सामाजिक परिवर्तन में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज सूचना तंत्र इतना प्रभावशाली रहा है कि समाज में किसी भी तरह की कोई घटना या कोई परिवर्तन हो रहा है तो वह धीरे 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 इस तरह के परिवर्तन भी देख सकते हैं। समाज अपने आप में एक क्रांति के रूप में औद्योगिकरण के बाद धीरे धीरे मशीनीकरण जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे आज वर्तमान युग में 21वीं सदी में व्यक्ति मशीनीकरण तो हो गया, लेकिन वह आधुनिक साधनों के द्वारा, आज वह चिकित्सा में हो, चाहे शिक्षा में हो, या अन्य आधुनिक साधनों का वह सहारा जहां ले रहा है, वहां उसे किसी भी तरह की कोई भी दुविधाएं नहीं आ रही है और वह अपने जीवन को सुरक्षित कर सका है। और धीरे 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 वह नई वर्तमान आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऐसी सुविधाएं पैदा कर रहा है कि उन्हें किसी तरह का भी कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह हम सारांशतः ये देख सकते हैं कि यह क्रांति अपने आप में वर्तमान स्तर पर भी एक क्रांति के रूप में रही है, और वह क्रांति भी एक नए रूप में लोगों के सामने रखी गई। आज चाहे सूचना तंत्र हो या अन्य जितने भी मोबाइल या इंटरनेट, या हम बात करें अन्य साधनों की, तो वह साधन भी अपने आप में एक नए आविष्कार के रूप में, एक नई क्रांति के रूप में लोगों के सामने आ रहे हैं। आगे जब नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक क्रांति के कारण, तो यह सामाजिक क्रांति के कारण मुख्य रूप से युद्ध माना गया है। युद्ध के कारण जहाँ सामाजिक क्रांति हो रही है, जहाँ सामाजिक क्रांति बन रही है, वह सबसे बड़ा कारण उसका युद्ध माना गया है। युद्ध में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खिलाफ जब अपना बल प्रयोग करता है तो वह एक क्रांति के रूप में एक उसका कारण माना गया है, और उसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं और वही एक कारण के रूप में सामने आता है। जनसंख्यात्मक कारण, जनसंख्यात्मक कारण में जहाँ जनसंख्या
अत्यधिक मात्रा में जिस बहुल क्षेत्र में रहती है, वह उस क्षेत्र के द्वारा भी वहाँ के लोगों को उसका एक सामाजिक क्रांति के रूप में उसमें भाग लिया जाता है या वह कारण माना गया है। विचारों में परिवर्तन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विचारों में परिवर्तन लाता है, विचारों के द्वारा वह दूसरे लोगों को एक ऐसी जो कह सकते हैं कि उनके विचारों में परिवर्तन का या विचारों में जो दूसरों के विचारों के साथ जो मतभेद है वह भी सामाजिक क्रांति का कारण माना गया। आर्थिक दशाएं भी कारण माना गया। आर्थिक दशाओं में हम देख सकते हैं कि मूल रूप से जो आर्थिक स्थिति है व्यक्ति की, समाज में जो आर्थिक स्थिति है वह भी उनमें वर्ग भेद करती है और सामाजिक क्रांति को पैदा करती है। सुरक्षात्मक तनाव भी ये माना गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से वह अपनी सुरक्षा, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति अपने आप में मैं उससे कमज़ोर हूँ या मुझे उससे खतरा है, तो वह भी अपने आप में एक सामाजिक क्रांति का कारक माना गया है। स्वतंत्रता से संबंधित तनाव, व्यक्ति स्वतंत्र है और उसके प्रति उसके मन में जो तनाव पैदा है कि मुझे कोई स्वतंत्र कर सकता है या मेरी स्वतंत्रता हनन हो सकती है, यह भी अपने आप में एक कारक माना गया है। स्त्रीकरण संबंधी जो तनाव है वह भी अपने आप में एक सामाजिक क्रांति का कारक माना गया है। स्त्री जहाँ एक से दूसरे स्तर के बीच तनाव पैदा होता है वह भी अपने आप में एक कारक के रूप में माना गया है। सामाजिक क्रांति के प्रकार, सामाजिक क्रांति के मूल रूप से प्रकार जो हैं वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक यही प्रकार माने गए हैं और इन प्रकारों से ही हम देख सकते हैं कि समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन आ रहा है वह इस क्रांति के माध्यम से ही, सामाजिक क्रांति के प्रकारों से ही हम देख सकते हैं। क्रांति के परिणाम, क्रांति के अल्पकालीन परिणाम, जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे क्रांति के कारक भी हम देख सकते हैं, परिणाम भी हमारे सामने अल्पकालीन कुछ समय के लिए हमने एक क्रांति की और उसका परिणाम कुछ समय के लिए अल्पकाल के लिए हमारे सामने आया और वह समाज और राष्ट्र के लिए उस समय तक वह कार्य करता रहा और धीरे 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 उसका असर कम होता गया और वह समाज से दूर हटता गया। क्रांति के दीर्घकालीन परिणाम, क्रांति के दीर्घकालिक परिणाम से यहाँ तात्पर्य है कि यदि क्रांति हुई है, समाज में परिवर्तन आया है, तो वह लंबे समय तक, कई वर्षों तक उस परिणाम को निरंतर बनाए रखेगी। दीर्घकालीन परिणाम उस समाज में निरंतरता पैदा करता है, समाज में वह एक नए युग का निर्माण करता है और क्रांति के द्वारा ही वह संभव है। जैसा कि हमने पूर्व में महात्मा गांधी की बात की, आचार्य तुलसी की बात की, तो उस युग का जो निर्माता कहे गए हैं, आज तक वर्तमान, आज 50 वर्ष पूर्व उन्होंने जो प्रयोग किए थे, आज वर्तमान समय में भी वह प्रयोग वैसे की वैसे आज हमारे पे लागू हैं और हम उसके लिए, कार्यों के लिए प्रयासरत हैं। तो यह एक दीर्घकालिक कारक माने जा सकते हैं। आज पर्यावरणीय चिंतन की बात करें, पर्यावरण में जो क्रांति आ रही है उसकी बात करें, तो उनके जो परिणाम हैं वो हमें दीर्घकालीन मिलेंगे और जो पूर्व में जो क्रांतियां हुई है वह उसका आधार माना जाएगा और ये दीर्घकालीन परिणाम के रूप में हमारे सामने देखे जा सकते हैं। दीर्घकालीन परिणाम से जहाँ बात अल्पकालीन या कुछ समय के लिए जो क्रांति की जाती है, कुछ समूह या कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए जो क्रांति की जाती है, वह क्रांति अपने आप में अल्पकालीन होती है और जब तक वह अपना कार्य सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उस क्रांति का असर रहता है। और दीर्घकालीन इससे अपोजिट, उल्टी है, वह क्रांति जो लंबे समय तक समाज में परिवर्तन, समाज के जितने भी भाग हैं उनमें जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयासरत रहती है और निरंतर वह उस अवस्था में चलती रहती है। इसी का परिणाम आगे हम देखें, नया आयाम। नया आयाम इससे पूर्व भी हमने देखा है, नया आयाम इससे पूर्व भी पढ़ा है, उसमें भी यही जो क्रांति का नया आयाम जिसे हम कह सकते हैं नए युग के रूप में, एक नई दिशा के रूप में, जो समाज को बदलने का एक जज्बा रखे, जो समाज को बदलने का एक नया युग, एक नया एक निर्माण करे, वह एक नए आयाम के रूप में हम देख सकते हैं। आज चाहे जितने भी समाज रहें, उन समाजों में कहीं ना कहीं दोष है, उन दोषों को दूर करने के लिए, उन परिवर्तन के लिए, उस नए युग के लिए एक नए आयाम की आवश्यकता है, एक नए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। और विश्व स्तर पर अनेकों राष्ट्र ऐसे रहे हैं जिन्होंने
अपनी क्रांतियों के द्वारा एक नए युग का निर्माण किया है। और इन्हीं युगों में एक आचार्य तुलसी और महात्मा गांधी और आचार्य महाप्रज्ञ का भी अभूतपूर्व योगदान रहा है। धन्यवाद।